आज अब हम पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उस टॉपिक में से हम आज पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। कल हमने पढ़ा कि संसाधन जो हैं वो मनुष्य जो है वो संसाधन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, कि मनुष्य अपने अच्छे कौशल से, अपने विवेक से अन्य साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी गतिविधि में लगा हुआ होता है। वो सभी गतिविधियां जिनसे मनुष्य अपनी आय प्राप्त करता है या जिन गतिविधियों से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं: प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की और तृतीयक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या वानिकी इत्यादि की गतिविधियां हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उनको शामिल किया जाता है जो कि किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना जो है वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग करते हैं और जो कपड़ा उद्योग है वो उससे कपड़ा बनाता है। तो प्राथमिक वस्तु हुई कपास और उसके मूल्य में वृद्धि हुई जब वो बना कपड़ा। तो ये हो गई द्वितीय क्रियाएं। तीसरी क्रियाओं के अंदर शामिल है सेवाएं। सेवाएं हम कहते हैं कि जो शिक्षा, बीमा, बैंकिंग, संचार, स्वास्थ्य और पर्यटन संबंधी जो भी सुविधाएं हैं उनको हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां। तो जो तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं वो हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन वो उत्पादन करने में सहयोग करती हैं। जैसे किसान अपना जो कच्चा माल है यानी कि गन्ना है उसको उद्योग तक लेकर जाएगा तो उसको यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ेगी, या वो लोन लेगा उसको बैंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो सेवाओं के रूप में वो उत्पादन को सहयोग करती हैं, उन्हें सेवाएं कहा जाता है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जो कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं। आर्थिक क्रियाओं को आगे 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग हैं बाजार क्रियाएं और दूसरी है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में उन सब क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके संपादन के पश्चात कोई ना कोई भुगतान किया जाता है पैसे का, उसको कहा जाता है, या पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको कहा जाता है बाजार क्रियाएं। और गैर बाजार क्रियाएं होती हैं जो बिना किसी मतलब पारिश्रमिक ये मिले बिना किया जा सकता है। उदाहरण इसका है जैसे कोई नर्स जो है वो किसी हॉस्पिटल में मरीजों की देखरेख करती है तो उसके प्रति उसके बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है, तो हम कहते हैं कि वो बाजार क्रिया है। और यदि वही नर्स अपने घर में अपने बच्चे की देखरेख करती है तो हम कहेंगे कि उसके बदले उसको कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, वो अपना निजी कार्य कर रही है, तो उस क्रिया को कहा जाता है गैर बाजार क्रियाएं। वो निजी कार्य तो कर रही है लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस जो आर्थिक जो भी क्रिया है उसमें अपना योगदान देती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं और पुरुषों में कहीं ना कहीं कुछ भेद भी किया गया है, कि जो अधिकांश महिलाएं हैं वो घर का ही काम करती हैं और जो पुरुष हैं वो बाहर का ही काम करते हैं। तो इस प्रकार से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है, तो महिलाएं जो हैं वो वहाँ काम नहीं करती हैं। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता से अभिप्राय है कि जनसंख्या की गुणवत्ता का क्या अर्थ है कि साक्षरता दर अधिक हो। साक्षरता दर अधिक होने का मतलब है कि अधिक पढ़े लिखे लोग हों, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है
कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो शिक्षित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वही व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में भी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने जो हमारे देश के अंदर जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। जैसे प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है, और हमारी सरकार के द्वारा, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो आरंभ किया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान आप सभी जानते हैं कि क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चे हैं 14 साल की आयु तक के लिए, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और इसका उद्देश्य है राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की गई है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि मिड डे मील का भोजन भी दिया जाता है, और वो जो है वो इसीलिए है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाया जा सके। 12वीं योजना के में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 22.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं, और इसके साथ साथ ही शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी बल दिया गया है। अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके।